है कि कप्तान का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर से ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का प्लान तैयार कर लिया। फैसला हो गया है कि दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। पीटीआई के अरकान पार्टी छोड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ऐसा लगता है कि कप्तान का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लगता है कि एक बार फिर से ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का प्लान तैयार कर लिया और इस हवाले से तैयारी भी की जा चुकी और पीटीआई को खबरदार भी किया जा चुका है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब ने खबरदार किया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पुलिस के हाथ जो बंधे हुए थे खोले जा चुके हैं और फवाद चौधरी का हवाला देते हुए कहा कि अब किसी ने रियासत की रिट चैलेंज की तो याद रखें फवाद चौधरी से ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाना पड़ेगी। वैसे फवाद चौधरी जलील ही कराया तो बेइज्जती कराया और कहा कि तय कर लिया गया कि दहशतगर्दी की इस वायरस का इलाज वैक्सीन से नहीं सर्जरी से होगा। इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया था कि निगरान हुकूमत पंजाब ने कहा कि जना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों और सियासी जमातों की क़यादत के दरमियान राब्तों के सबूत मिल गए हैं। आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक आर्मी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीटीआई से दरख्वास्त है कि 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़ेह किया कि फैसला हो गया है कि दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। 3400 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं और 254 मुकदमा दर्ज हैं। शनाख्त का अमल जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन दहशतगर्दी के लिए उकसाने में मर्दों से भी आ गए हैं और दावा किया कि वाक़यात की मनसूबाबंदी पहले से भी सही की गई थी। दूसरी तरफ सिर्फ पीटीआई के अरकान पार्टी छोड़ रहे और गुज़श्ता रोज़ कराची से पीटीआई के रहनुमा महमूद मौलवी, जिन्होंने बड़ी ही शानदार गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने खान साहब का साथ दिया था, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने के लिए नहीं कहा था। हमने खान साहब का हर लिहाज से हर मामले में साथ देने को कहा था, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारे ज़हन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमसे करवाना चाहते। चुनाचे उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और अब खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और आमिर कियानी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। सब से कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होंगी, बल्कि अब जो लोग किनारे पर थे वो भी अपनी सफाइयाँ देने लगे हैं कि इनका इमरान से कोई राब्ता या ताल्लुक़ नहीं। इमरान खान के पुराने दोस्त जहांगीर तरीन की तरफ से बयान सामने आया कि हम पीटीआई के साथ इसलिए थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, तहरीक इंसाफ को अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए, लेकिन अब इमरान खान के साथ मेरा कनेक्शन टूट चुका है। बल्कि कहा उन्होंने 2 साल हुए राब्ता तक नहीं, और मेरी इमरान खान से दोस्ती 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी। तो इमरान खान इस वक्त मुश्किल में नहीं बल्कि गहरी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। ये सारे वो मामलात हैं जिस पर खान साहब ने सिर्फ तदब्बुर, यानी जैसे सिद्धार्था कहता है आई कैन थिंक, आई कैन वेट एंड आई कैन फास्ट, ये काम करना था। उनकी शऊरी काविश और शऊरी इनकलाब आ चुका था, हर जगह हर रगो पेशा के पे के अंदर जा चुका था। अगर आम ये जो मिलिटरली चंद बयानात उनकी टीम की तरफ से ना जाते, जिनको आप लोगों ने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों को सुना, आपने जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा को भी सुना, हालांकि वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है, लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे मामलात आ जाते हैं कि आपके ऊपर सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके ताबे हो चुकी है, और इतनी सारी दुनिया जब आपको, ये भुट्टो साहब को भी लगता था कि मैं जब जाऊँगा तो इस वक्त एक जम गफ़ीर होगा और लोगों की गर्दनें होंगी, लोगों के सर होंगे और उनके ऊपर मेरे पैर होंगे और तख्ता-ए-दार पीछे से हिलेगा और लोगों के सर उसके ऊपर आ जाएंगे और मैं अवाम के कंधों के ऊपर बैठकर वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। याद रखिए कि ऐसे मामलात में तदब्बुर करना होता है। ऐसे दौर भी मैं जानता हूँ कि आपको फ़ख्र इमाम साहब नज़र नहीं आएंगे, आपको बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन बाकी मेंबरान नज़र नहीं आएंगे, आपको जो ऐसी अकल की बातें समझाने वाले लोग, मुदब्बिर लोग, पेशेंस रखने वाले लोग, समझदारी की बात करने वाले लोगों को इर्द गिर्द रखना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जिस वक्त मैंने ये सुना था कि चौधरी परवेज़ इलाही समझदार तरीके से वो चल रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही मान नहीं रहे कि जो है इसको फौरी को असम्बलियाँ तहलील करने, ये सारे वो कॉन्सिक्वेंसेस थे। आपको याद होगा मेरे वीलॉग्स वहाँ से शुरू हुए, आज तक आप देख लें। फिर पावर शो में मैंने गुफ्तगू की, कई पैनल्स पर मैंने ये बात की, कई मीडिया टॉक्स पर मैंने ये बात की
कि किसी भी सूरत में असम्बली तहलील ना की जाए। ये बहुत बड़े नुकसान का पेश ख़ैम है। ये इंकलाब के लिए धरती नहीं बनी। हम इंकलाब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम खाना जंगी का शिकार हो चुके हैं और इस वक्त इंकलाब नहीं चाहिए। लेकिन खान साहब के साथ इर्द गिर्द में ये वो लोग हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ डेफिसिट्स में। आपने देखा होगा कि एवोल्यूशन में हर जवान जो है ना एक दफ़ा इंकलाबी ज़रूर होता है, उसको इंकलाब आता है, वो दुनिया को बदल देना चाहता है। मौला रूम ने फरमाया था कि जब मैं चालाक था पूरी दुनिया बदल देना चाहता था, जब मैं अक्लमंद हुआ तो फिर सिर्फ मैंने अपने आप को बदलने में तवज्जो दी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरी दुनिया को बदल देना चाहते हैं। तो फवाद चौधरी को आप समझते हैं कि वो दुनिया बदलेगा, जिसने पीटीवी का बेड़ा गर्क किया, जिसने ये असम्बलियाँ तोड़ने की सारी गंदी प्लानिंग और गंदी स्कीम उसने दी, जिसने बेड़ा गर्क पीटीआई का कर दिया, जिसने खान साहब की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, जिसने सारा का सारा डेडलॉक रखवा दिया, जिसने ये नारा दे दिया कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी। कहाँ से लेंगे आज़ादी? आज़ाद नहीं है पाक। अगर आपने बात करना है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये आप लोगों के बहुत कहने से पहले कंटोनमेंट के सारे एरिया क्लियर कर दिए जा चुके थे और उनके जो वहाँ पे जो वोट्स होते थे, कंटोनमेंट बोर्ड के वोट्स होते थे, वो उससे पहले उनकी प्लानिंग थी कि ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसको नो गो एरिया कभी भी नहीं रखा जाएगा। हाँ, जो स्पेशल एरियाज़ हैं तो वो तो रहेंगे। तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी एरियाज़ हैं और उसके लिए जो है वो पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, उसके ऊपर हमें ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी और ऑन बोर्ड लेकर बात करनी पड़ेगी। जो चीज़ें बुरी हैं उसको ग्रेजुअल फॉर्मल एवोल्यूशनरी फेज के अंदर चीज़ें तय करनी होती हैं। पाकिस्तान को सब मेरिटोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक तरीके की ज़रूरत है, लेकिन आपने हमेशा मेरी गुफ्तगू सुनी है कि मैं एब्रप्ट बात नहीं करता और मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी सदारती निज़ाम ले आए। ये एक मेरी जज्बाती बात होगी कि अगर मैं ये कहूँ, इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ टेक्नोक्रेटिक मेरिटोक्रेटिक के अंदर आप पूरा का पूरा निज़ाम को टेक्नोक्रेट बेस यानी ब्यूरोक्रेसी को यकदम नहीं हटा सकते। चुनांचे आप क्या करें, पहले 7 मिनिस्टर्स ऐसे लाएं जो कि टेक्नोक्रेट हों और फिर उसके नीचे जो है वो यानी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोक्रेटिक टीम्स हो जो कि आपकी कमाने की हो, यानी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, आपकी इंजीनियरिंग में, आपकी केमिकल में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी एफडीआईज में, आपकी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। ये 7 एक मिनिस्ट्रीज ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको सिर्फ टेक्नोक्रेट्स को और टेक्नोक्रेटिक सेटअप को ले आएँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस ब्यूरोक्रेसी को कन्वर्ट करें कि जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और डीसी बनना चाहता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, लेकिन उसके नीचे अगर वो मिनिस्टर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी फॉर पेट्रोलियम है तो उसको पेट्रोलियम केमिकल स्टडीज़ तो पता होनी चाहिए, पेट्रोलियम स्टडीज़ तो पता होनी चाहिए, लिथियम तो पता होना चाहिए। अगर उसको ये पता ही नहीं होगा तो खाली वो एडमिनिस्ट्रेटिव गुफ्तगू करके और पेपर्स वगैरह आपस में एक्सचेंज करके तो मामलात नहीं बना सकेगा। तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर मैं फिर कहना चाहूँगा, खान साहब आप यू टर्न लेते हैं, हमेशा से यू टर्न लेते हैं, पाकिस्तान के हक़ में एक और यू टर्न ले ले और जो है अरबाब इख्तियार के साथ पाकिस्तान को अमन के साथ, पाकिस्तान की अमन वाली फ़ौज के साथ हाथ मिलाएं।